हेलो गाइस, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नोंगजाय में। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे, ठीक है। और आप देखते रहे हमारी वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध के बारे में। ये जो कोल्ड वॉर या फिर शीत युद्ध जो है ना, ये लड़ा गया था, ये जो हुआ था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो कोल्ड वॉर के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड जानेंगे, ठीक है, ताकि हमारे जो अंडरस्टैंडिंग लेवल, हमारा जो समझने की क्षमता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़े। अगर हमको बैकग्राउंड थोड़ा पता होगा तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो भैया, पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट करेंगे हम कि कैसे ये कोल्ड वॉर पे तब्दील हुआ, कैसे आया, और मतलब कारण क्यों था, उसको जानने के लिए थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जाना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि सेंट्रल पावर और अलाइज पावर के बीच में वार हुआ था, ठीक है। जो सेंट्रल पावर था वहाँ था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन अम्पायर, जो मॉडर्न डे में तुर्की के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तुर्की जो है ना, वो एक पहले ऑटोमन अम्पायर के अंदर था, और तुर्की ऑटोमन अम्पायर का आखिरी मतलब देश उभर के निकला, मतलब सबसे बड़ा देश उभर के निकला ऑटोमन अम्पायर का। तो तुर्की भी लिखा जाता है कुछ कुछ बुक्स में, ठीक है। तो क्या हुआ था कि सेंट्रल पावर और अलाइज पावर के बीच में वार हुआ था, और सेंट्रल पावर बुरी तरीके से हार गया। अलाइज पावर में कौन कौन सा देश था? जर्मनी, इटली था, ग्रेट ब्रिटेन था, फ्रांस था, जापान था और यूएसए था, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर का हार हुआ, और हार होने के बाद क्या हुआ कि एक ट्रीटी कंक्लूड किया गया जहाँ पे हारने वाले पार्टी से कुछ नहीं पूछा गया, यानी कि सेंट्रल पावर से कुछ भी पूछा नहीं, और जो मन पे आया वही सब लिख के एक ट्रीटी साइन करवा दिया जर्मनी के डेलीगेट से, ठीक है। तो ये बहुत ह्यूमिलिएट टाइप का वो ट्रीटी था, जिसके कारण जर्मनी के सभी सिटीजन गुस्से में थे, ठीक है। तो इसी मतलब सभी ज़्यादातर हिस्टोरियन यही मानते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ट्रीटी कंक्लूड हुआ था, उसी के चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ, और ये लगभग ऑलमोस्ट सही है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ तो ऐसे हुआ था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे आते हैं, क्योंकि मतलब हमको कोल्ड वॉर के डिस्कशन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम समझ लिया, और अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समझेंगे, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि नाजी पार्टी, जो हिटलर का पार्टी था, उसने मतलब बहुत ही सिटीजन्स के बीच में बहुत बोला कि हम लोग बदला लेंगे, ये लेंगे, बहुत ही क्रूड नेशनलिज्म जो होता है ना, एक मतलब ब्लाइंड नेशनलिज्म जो होता है ना, वो एडुकेट करना स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट करने के बाद नाजी पार्टी का जो लीडर था वो कौन था? हिटलर था, एडोल्फ हिटलर था, ठीक है। तो एडोल्फ हिटलर पावर पे आ गया। पावर पे आने के बाद उसने ह्यूज आर्मी बिल्डअप किया। बिल्डअप करने के बाद बेसिकली क्या हुआ था कि उसने फ्रांस को अटैक किया, ब्रिटेन को अटैक किया और रशिया को अटैक किया, ठीक है। तो जो भी पहले से अलाइज पावर्स में था, उन सभी देश जो भी उसके आसपास था, उन सभी को अटैक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन लोगों को बहुत ही ह्यूमिलिएट फील हुआ था। क्योंकि उस ट्रीटी में ये सब लिखा गया था कि जर्मनी अपना आर्मी ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, नेवल पावर ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, और हर साल कुछ पैसा देना था वार के लॉजेस के हिसाब में, मतलब वार में बहुत सारा नुकसान हुआ है, हाँ, अलाइज पावर को, तो वो सब भरना था यूएस जर्मनी को, ठीक है। तो ये सब हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि यूएसएसआर जो है, जो रशिया जो है, इसके साथ और जर्मनी के साथ एक ट्रीटी हुआ था कि कहा गया था कि अश्योरेंस दिया था एडोल्फ हिटलर ने कि यूएसएसआर में, यानी कि रशिया को अटैक नहीं करेगा, बाकी सभी देशों को अगर करेगा भी तो नहीं करेगा, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन सा था? हाँ, इटली और जर्मनी और जापान जो एक साइड में था, जिसको एक्सेस पावर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और एक्सेस पावर और अलाइड पावर्स के बीच में वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और अलाइड पावर्स में था यूएसए, ब्रिटेन, रशिया। बाद में रशिया अलाइड पावर्स ज्वाइन कर लिया, क्योंकि जर्मनी ने बहुत सारा अश्योरेंस देने के बाद भी रशिया को अटैक कर लिया था। तो उसी के गुस्से में रशिया ने भी रिटेलिएशन स्टार्ट कर दिया, जो कि रिटेलिएशन स्टार्ट किया, तो बेसिकली वो भी अलाइड पावर के बीच में, अलाइड पावर्स में आ गया, ठीक है। और रशिया, और देखिए,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, और रशिया और यूएसए एक साथ लड़ रहे थे। और आप एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो क्या था कि हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि जापान जो है वो एक एक्सेस पार्टी का पार्ट था। तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में यूएसए ने एटम बॉम्ब ड्रॉप किया था, न्यूक्लियर बेसिकली, हिरोशिमा और नागासाकी में 1947 में, ठीक है। तो एटम एटम बॉम्ब ड्रॉप करने के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और ये वार ख़त्म हो गया। और जब वार ख़त्म हुआ तब तब से स्टार्ट होता है कोल्ड वार का स्टार्टिंग, ठीक है। मतलब कोल्ड वार बेसिकली कैसे हुआ वही मैं समझाने वाला हूँ। अभी देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो रशिया और यूएसए का बहुत ही अच्छा रिलेशन था, एक साथ वार पे उतरे और एक साथ जीते भी। बट क्या हुआ था कि रशिया और यूएसए के बीच में जो पॉलिटिकल मिस्ट्रेस है ना, वो बढ़ने लगा थोड़ा थोड़ा करके। मतलब एग्जैक्टली ये हम लोग ये फैक्ट्स, मतलब ये ऐसा नहीं था कि एक फिजिकल वार था। कोल्ड वार जो था वो बेसिकली मतलब रेस था। पहले आर्म रेस हुआ, हथियार बनाने का रेस हुआ। तो हथियार बना, दोनों ही देश बहुत ज़्यादा हथियार बनाने लगे एक दूसरे से। मतलब ऐसा हुआ था कि वो जो वर्ल्ड पावर जो था ना, वो बाइपोलर हो गया था। यहाँ पे ऐसा कोई भी देश नहीं था कि अकेला सुपर पावर था। मतलब रशिया भी सोचता था कि हम भी सुपर पावर है, और यूएसए भी सोचता था कि हम भी सुपर पावर है। और यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर्स क्या था कि रशिया जो था वो कम्युनिज्म था, कार्ल मार्क्स ने लिखा था, आप सभी को पता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म फिलोसफी दी, डास कैपिटल, दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, फेमस बुक लिखा, जहाँ पे सोशलिज्म, नेशनलिज्म और वेलफेयर की बात बहुत ज़्यादा लिखा गया था। तो उससे अट्रैक्ट होके रशिया में जो सिविल वॉर हुआ था उसमें लेनिन जो है वो एक नेता उभर के आए, डेमोक्रेटिकली वो एक लीडर उभर के आए, और बाद में वो डिक्टेटरशिप में उतर गए थे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो वार हुआ था वो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में हुआ था। ये भी एक कारण था क्योंकि यूएसए जो था वो कैपिटलिज्म सपोर्टर था और रशिया जो था ये कम्युनिज्म सपोर्टर था। तो यही से मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा था। पर ऐसा नहीं था कि दोनों ओपन एनिमी था। अब तक 1947 में ऐसा कुछ भी नहीं था कि दोनों ओपन एनिमी था एक दूसरे के, या फिर दुश्मन थे, ठीक है। और कोल्ड वॉर होने का जो कारण था वो बेसिकली ये था कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। क्योंकि हाँ, अभी तो मैंने बताया है, जो कम्युनिज्म जो है वो रशिया यूएसएसआर एडुकेट करता था। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देश कम्युनिज्म फॉलो करे, यही चाहता था रशिया। और यूएसए क्या चाहता था कि कैपिटलिस्ट फॉलो करे, ताकि दोनों मतलब सुपर पावर बन सके। अगर उन लोगों को फॉलो करेगा तो सभी देश, मतलब कम्युनिज्म कंट्री जो है, एक कम्युनिस्ट कंट्री को ही तो सपोर्ट करेगा, और एक कैपिटलिस्ट कंट्री को सपोर्ट करेगा। तो दोनों ही देश यही पे लगे हुए थे कि कौन कितना ज़्यादा देश को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो गया। और जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था ना उस समय में पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि डिस्ट्रस्ट था, और बहुत सारा मतलब ये विश्वास नहीं था एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसा लग रहा था कि वार ही होने वाला है, पर ये कभी वार पे तब्दील नहीं हुआ। क्योंकि अब 1947 में तो वो यूएसए को न्यूक्लियर पावर था, यूएसए के पास न्यूक्लियर पावर था, पर अभी तक रशिया के पास न्यूक्लियर पावर नहीं था, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर नहीं था तो रशिया भी मतलब कतराता था कि वार पे अगर आएंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा भैया, क्योंकि हमारे पास तो न्यूक्लियर नहीं है यूएस की तरह, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आर्म रेस शुरू हुआ कि हथियार कौन ज़्यादा बना सकता है और कितना ज़्यादा अच्छा बना सकता है। इस दोनों के बीच दोनों देशों में होड़ लग गई हथियार बनाने की। यूएसए भी इधर सब हथियार बना रहे थे, और यूएसएसआर भी यहाँ पे हथियार बना रहे थे। बहुत ही मतलब क्या बोलूँ ये मतलब। और इवेंचुअली क्या हुआ कि रशिया भी न्यूक्लियर कैपेबल बन गया, ठीक है। जब न्यूक्लियर कैपेबल बन गया तो अब डरने की कोई बात नहीं था। अब ओपनली रशिया वो बहुत से सारे अपने आसपास के देशों पे इन्फ्लुएंस करने लगे, कि बोलने लगे भैया कम्युनिज्म पे आ जाओ, ये अच्छा सिस्टम है, यही होने से आपका सिटीजन भी खुश रहेगा और आपका गवर्नमेंट्स भी ठीक से चलेगा। और इधर पे क्या बोल रहा था ये वैसे कि नहीं, कैपिटलिज्म पे आओ, डेमोक्रेटिक लाओ, और ये सब बातें छोड़ो, ये सब फालतू बातें हैं, ये सब में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लगभग दोनों ही देश इन्फ्लुएंस करने के लिए मतलब इन्फ्लुएंस कर रहे थे जितना हो सके उन सब देशों पे, ठीक है। तो और एक कारण बन गया। और तीसरा कारण क्या था, स्पोनाज, मतलब कि एक दूसरे पे स्पाई करना।
ठीक है। स्पाई मतलब पता है ना आपको, जैसे कि क्या बोलते हैं, ये निगरानी करना, चुपचाप निगरानी करना। तो रशियन लोग यूएसए की निगरानी करते थे और यूएसए के लोग रशियंस के। तो ये एक मतलब एक दूसरे पर स्पाई करना स्टार्ट कर दिया, ताकि जान सके खुफिया बातें और ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके। ठीक है। तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी एक कारण था, क्योंकि दोनों ही देशों के नेता जो सोचते थे कि हम सुपर पावर है, मतलब एक क्या हुआ था कि वो जो वर्ल्ड का जो पावर बैलेंस जो था ना, वो नहीं हुआ था। दोनों ही सुपर पावर मान रहे थे एक दूसरे को। तो थोड़ी ना मतलब गिव अप करने वाला था रशिया भी मतलब, नहीं भैया, हमको तो आपको इतना आसानी से तो सुपर पावर होने नहीं देंगे, हम भी बनना चाहते हैं। मतलब कौन सा देश दुनिया में सुपर पावर नहीं बनना चाहता भैया, सभी तो बनना चाहता है। ठीक है। तो दोनों ही ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी स्टार्ट हो गया। और ब्रिंकमैनशिप, ये ब्रिंकमैनशिप जो है ना, ये इसका मतलब ये है कि वार तक में लेके आना और वार नहीं करना, जब वार का टाइम आए तो पीछे हट जाना। ठीक है। और क्या हुआ कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, दोनों ही देश के पास में अभी न्यूक्लियर पावर आ चुका था। जैसे कि मैंने बताया कि दोनों ही देश देश के पास अभी न्यूक्लियर पावर आ चुका था। अभी दोनों ही देश के पास अगर न्यूक्लियर पावर आ चुका था, तो दोनों ही देश एक दूसरे से डरते थे वार ना हो जाए, क्योंकि अगर वार होता तो पूरा दुनिया ख़त्म हो जाता भैया, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर है। ऐसे थोड़ी ना, ये थोड़ा बहुत क्या था कि न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर जो है ना, ये सब आने से पहले पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, एक बॉम्ब फैला देंगे तो 10-15 लोग या फिर 100 लोग, 1000 लोग भी मर जाता था। सिर्फ इतना ही था ना, मतलब ज़्यादा इम्पेक्ट तो नहीं हुआ था। अभी क्या था कि न्यूक्लियर था, तो एक न्यूक्लियर से भैया पूरा एक शहर को आप तबाह कर सकते थे। और दोनों देश के पास इतना ज़्यादा न्यूक्लियर बना लिया था कि पूरी दुनिया को 50 बार यानी कि 15 टाइम्स ख़त्म कर सके, इतना ज़्यादा न्यूक्लियर आर्म्स बना लिया था दोनों ही देश ने। ठीक है। और जबकि अभी दोनों ही देश के पास न्यूक्लियर पावर था, तो एक दूसरे से डायरेक्ट वार तो नहीं हुआ, तो प्रॉक्सी वार पे उतर गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरिया पे सिविल वार चल रहा था, वियतनाम पे सिविल वार चल रहा था, और अफगानिस्तान में सिविल वार चल रहा था। अब कोरिया में दो गुट थे, दोनों गुट में से अगर यूएसए सपोर्ट ए को मतलब अगर यूएसए गुट ए को सपोर्ट कर देता, तो रशिया बी को सपोर्ट कर देता था। अभी यहाँ पे कहने को तो ए और बी लड़ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे कहने को तो ए और बी लड़ रहे हैं, पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि रशिया ए को कंट्रोल पीछे से कर रहा है और यूएसए बी को। ठीक है। तो ऐसा ही हुआ था। तो दोनों ही देश चुपचाप पीछे पीछे से वो सपोर्ट करके वार लड़ रहे थे। ऐसा मतलब वार लड़ रहा था वियतनाम पे, पर लड़ा कौन रहा था, यूएसए और यूएसएसआर। दोनों ही देश दोनों अलग अलग ग्रुप को सपोर्ट करके दोनों को लड़वा रहे थे। तो इसी के चलते वियतनाम में सिविल वार हुआ, अफगानिस्तान में सिविल वार हुआ और कोरिया में सिविल। जैसे कि मैंने ये बताया कि ये कोई फिजिकल वार नहीं था, प्रॉक्सी वॉर्स में इंडल्ज थे दोनों देश। मतलब कभी अफगानिस्तान में अगर सिविल वार छिड़ जाता तो एक गुट को यूएसए सपोर्ट कर देता और दूसरे जो अपोजिशन ग्रुप है उसको या यूएसएसआर सपोर्ट कर देता था। तो ऐसा ही वार हुआ था, इसका कोई बिगिनिंग फिक्स डेट नहीं है। ठीक है। मतलब ये तो फिजिकल वार नहीं था, तो कैसे पता चलेगा कि इसका कोई फिक्स डेट है या नहीं। ये तो सिर्फ एक दूसरे के आरोप था, स्टेटमेंट्स जारी स्टार्ट हुआ, जो कि बाद में आके बहुत ज़्यादा इंटेंस बन गया था। लगभग वार ही होने वाला था, पर वार नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही देश के पास न्यूक्लियर पावर था और दोनों ही डरते थे न्यूक्लियर पावर का। अगर वार हो जाता तो भैया दोनों ही देश नहीं रहते और साथ ही साथ दुनिया भी नहीं रहता। ठीक है। जैसे कि इसका कोई बिगिनिंग और एंड डेट फिक्स डेट नहीं है, तो इसको एक एरा बोला जाता है। जैसे कि 1947 से 1992 तक, जब तक सब कुछ लोग मानते हैं कि 1990 पे इसका ख़त्म हुआ, नहीं, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये 1992 में ख़त्म हुआ। तो इसका कोई फिक्स डेट नहीं है, ये बस एक एरा था, मतलब एक समय काल था जहाँ पे दोनों देश कोल्ड वार में यानी कि शीत युद्ध में थे। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ दोनों ही देश शीत युद्ध में थे, यहाँ पे दो गुट थे। ठीक है। जनरली यहाँ पे मतलब जो माना जाता है वो यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर के बीच में हुआ था, ऐसा माना जाता है, पर एक्चुअली में ये दो गुट थे। कुछ देश थे जो यूएस को सपोर्ट करते थे और कुछ देश थे जो यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे। और यहाँ पे बोला जाता है कि एक वेस्टर्न ब्लॉक था और
दूसरा ईस्टर्न ब्लॉक था। तो पहले हम इस वेस्टर्न ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए इस पे जनरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ना वो लीड कर रहा था वेस्टर्न ब्लॉक को, और यूनाइटेड स्टेट्स के फेवर में या फिर बोलिए कि इन्फ्लुएंस में, या जो इनको सपोर्ट कर रहा था उनके यूनाइटेड स्टेट्स को सपोर्ट करने वाला देश था बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, वेस्ट जर्मनी। और यहाँ पे वेस्ट जर्मनी इसलिए लिखा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो वेस्ट जर्मनी है ये वेस्टर्न पावर ने कंट्रोल किया हुआ था, और जो ईस्ट जर्मनी है वो यूएसएसआर ने कंट्रोल किया हुआ था, ठीक है। तो वेस्ट जर्मनी था, और ग्रीस था, आइसलैंड था, इटली था, लग्जमबर्ग था, नेदरलैंड था, नॉर्वे था, पोर्टुगल था, स्पेन था, तुर्की था, और यूनाइटेड किंगडम था। तो इसे वेस्टर्न यूरोप प्लस यूएसए भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें वेस्टर्न यूरोप मतलब सेंट्रल यूरोप से सेंट्रल से वेस्टर्न तरफ जितना भी यूरोप का देश है वो यूएसए के फेवर में था, और ईस्टर्न में सेंट्रल हाफ से जो ईस्टर्न में था वो ईस्टर्न ब्लॉक में था। सो बेसिकली जो ये है वेस्टर्न ब्लॉक जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स का ब्लॉक था, ठीक है। तो यूएसए का तो वेस्टर्न ब्लॉक था। अभी यूएसएसआर यानी कि रशिया के पास वेस्ट ईस्टर्न ब्लॉक था, ठीक है, जो रशिया को सपोर्ट करता था, और उन लोग के इन्फ्लुएंशियल या फिर उनको मानने वाला, उनके आइडियोलॉजी को मानने वाला जो देश था वो सब रशिया को सपोर्ट करते थे। जो देश रशिया को सपोर्ट करते थे वो था ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लाविया, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया एंड अल्बेनिया, ठीक है। और रशिया में था जो यूएसएसआर के सपोर्ट में वो था सोवियत ब्लॉक के जो भी देश थे, जैसे कि मंगोलिया, वियतनाम, यहाँ पे मंगोलियन लिख दिया, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे मंगोलिया लिख दिया, ये एन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मंगोलिया, वियतनाम, लोस, कापुचिया, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे ठीक से नहीं आता है तो सॉरी अगर मैंने गलत कर दिया है तो, और कोरिया और चाइना था, ठीक है। ये इसको ईस्टर्न ब्लॉक के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये सभी देश यूएसएसआर के सपोर्ट में थे, और यहाँ पे कम्युनिज्म था। तो आप इस मैप पे देख लीजिएगा कि ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक कहाँ कहाँ थे। मतलब बेसिकली जो ईस्टर्न ब्लॉक है ये रशिया है, ठीक है। ये जो यूएसएसआर है ये यूएसएसआर है, ये कजाकिस्तान है, ये बल्गेरिया, पोलैंड, ये हंगरी, ये जो यूरोप है ना, यूरोप का जो ईस्टर्न पार्ट है ये सब रशिया के फेवर में था, और ये ईस्टर्न ब्लॉक के नाम से जाना जाता था कोल्ड वॉर के समय। और ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है यहाँ पे देखिए कि वेस्टर्न यूरोप का सभी देश, मतलब जैसे कि बड़े बड़े देश यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और बाकी सभी देश जैसे कि जर्मनी भी, ठीक है, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी प्लस इटली, ये सब देश थे यूएस के साइड में, और ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोप प्लस यूएसए फॉर्म करता था वेस्टर्न ब्लॉक को, ठीक है। अब देखिए दोनों देशों का दो दो अलग अलग ब्लॉक थे। एक तरफ था यूएसएसआर का ब्लॉक और दूसरे तरफ था यूएसए का ब्लॉक। यूएसए के ब्लॉक को वेस्टर्न ब्लॉक के नाम से जाना जाता था, और यूएसएसआर के ब्लॉक को ईस्टर्न ब्लॉक के नाम से जाना जाता था। और क्या हुआ कि वेस्टर्न ब्लॉक ने नेटो फॉर्म किया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये जो था यहाँ पे जो भी देश मेंबर थे इनका मानना ये था कि अगर इन मेंबर देशों में इन मेंबर देशों के किसी भी एक देश में अगर कोई भी देश वार करेगा तो सभी देश मिल के उस देश में वार करेंगे, ऐसा कुछ था, ठीक है, ऐसा ही था। तो वेस्टर्न ब्लॉक ने जो एक मिलिट्री पैक्ट फॉर्म किया उसको नेटो के नाम से जाना गया, जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये था वेस्टर्न यूरोप जो भी यूएस के सपोर्ट में थे और यूरोप मिलके ये नेटो फॉर्म किया था, ठीक है। अगर यूएस लेड वेस्टर्न ब्लॉक ने नेटो फॉर्म कर दिया तो रशिया थोड़ी ना चुप रहने वाला था, तो उसने भी कुछ ही साल बाद 1955 में वार्सो पैक्ट के नाम से एक ट्रीटी मतलब मिलिट्री पैक्ट साइन करवा दिया, जिसमें बेसिकली जो उनके सपोर्टर्स थे वो सब मेंबर्स थे, जैसे कि अल्बेनिया, बल्गेरिया, चेकोस्लाविया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, ये सब वार्सो पैक्ट में आता था। और यूएसएसआर के जो भी सैटेलाइट देश थे यानी कि सैटेलाइट देश का मतलब ये था कि यूएसएसआर में क्या था कि यूएसएसआर में 15 देश थे, ठीक है, 15 नेशंस थे यूएसएसआर के अंदर। ये 15 देश मिलके यूएसएसआर बनता था, ठीक है।
मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा ख़राब है, ठीक है। तो क्या हुआ कि 15 देश मिलके यूएसएसआर फॉर्म होता था। तो यूएसएसआर ने भी वार्सो पैक्ट के नाम से एक पैक्ट साइन करा दिया, जिस लगभग समान ही था नेटो के जैसे। तो दोनों गुटों के पास अब दो दो पैक्ट थे, एक के पास था नेटो और दूसरे के पास था वार्सो, जिसका मानना ये था अगर हमारे मेंबर देशों में किसी भी एक देश पे अगर वार करेंगे तो मिलके वार करेंगे। इसका मतलब ये हो जाता था। तुर्की जो था वो क्या था, तुर्की जो था वो था वेस्टर्न ब्लॉक का पार्ट, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉक का पार्ट था, ठीक है। तो अगर वार्सो पैक्ट की कोई भी देश तुर्की को या फिर कोई भी देश अगर तुर्की को वार करेगा तो नेटो के एग्रीमेंट के मुताबिक अगर कोई भी देश तुर्की पे वार करेगा तो सभी जो भी नेटो मेंबर थे सब लोग मिल के उस देश में वार करेंगे, ऐसा था, ठीक है। और सेम थिंग यहाँ पे भी अप्लाई होता है, वार्सो पैक्ट में भी यही है। अगर कोई भी देश रोमानिया को अटैक करता तो सभी वार्सो के जो भी मेंबर थे वो सभी उसको अटैक कर देता, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक तरफ तो नेटो था, दूसरे तरफ था वार्सो, ठीक है। एक तरफ नेटो था, दूसरी तरफ तो वार्सो था। तो अभी दोनों ही देश में अगर कोई भी देश अगर वार कर देता तो सभी देश वार, मतलब इसका मतलब क्या हो जाता, थर्ड वर्ल्ड वार हो जाता भैया। तो किसी भी देश ने वार डायरेक्टली नहीं किया, प्रॉक्सी वार मैंने पहले ही बोला था कि प्रॉक्सी वार करते थे दोनों। अफगानिस्तान में जाके, वियतनाम में जाके, जहाँ पे भी सिविल वार होता था तो एक साइड को सपोर्ट कर देता था और दूसरे साइड में और दूसरा देश, जैसे कि एक साइड में अगर यूएसए ने सपोर्ट कर दिया तो दूसरे देश में यूएसएसआर सपोर्ट कर देता था, ऐसा होता था, ठीक है। तो आप आज जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया देखते हैं ना, यहाँ पे जो 38 पैरेलल का वो बॉर्डर है, वो बेसिकली क्या हुआ था कि चाइना की तरफ से, चाइना भी तो कम्युनिज्म का सपोर्टर था भैया, तो चाइना ने अपनी तरफ से जो भी आर्मी था वो इस साइड को कैप्चर कर लिया और यूएसए ने अपना नेवल भेज के इस साइड में कैप्चर कर लिया। और लगभग पहले ही जगह पे ही दोनों देश ने, मतलब कोरिया में जाके वार किया तो कोरिया दो देश बन गया, पहले एक ही देश था। पर ये चाइना की तरफ जो कोरिया था वो कम्युनिज्म रेड आर्मी ने एनेक्स किया तो वो कम्युनिज्म देश बन गया, और जो यूएसए ने वार किया वो बन गया डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो कभी भी ये फिजिकल वार या फिर हॉट वार में तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही देश में फेयर था। पर इसका एंड कैसे हुआ, मतलब इतना सारा टेंस, इतना सारा ज़्यादा, मतलब लगभग वार होने ही वाला था, पर वार क्यों नहीं हुआ, इसका भी कारण मैं बताऊंगा। क्योंकि वार इसलिए नहीं हुआ कि दोनों ही तरफ बहुत बड़े बड़े ब्लॉक फॉर्म हो चुके थे। क्योंकि कोई भी देश अगर वार कर देता तो बहुत बड़ा वार हो जाता था और बहुत हैवी लॉसेस होते। और सबसे बड़ा रीज़न ये था कि यूएस और यूएसएसआर दोनों के पास में ही ये न्यूक्लियर पावर जो बॉम्ब था वो दोनों ही देश के पास था। अब आर्म रेस तो चल ही रहा था, मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया कि दोनों देशों के बीच आर्म रेस चल रहा था। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट में कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म दोनों ही एडवर्टाइज कर रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा देशों को, मतलब कम्युनिस्ट देश बनाने की कोशिश कर रहा था यूएसएसआर, और यूएसए क्या कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को डेमोक्रेटिक यानी कि कैपिटलिज्म देश बनाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हॉट वार पे इसलिए तब्दील नहीं हुआ क्योंकि कम्युनिज्म जो था ना, इसका जो फिलोसफी था, इसका फिलोसफी ये था कि अगर कोई देश है तो उस देश में जो भी इंडस्ट्री या फिर जो भी कारखाना, जो भी हॉस्पिटल या फिर जो भी स्कूल होगा वो सब नेशनलाइज होगा, यानी कि देश का होगा। और हम सभी को पता है जो भी नेशनलाइज चीज़ होते हैं वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होता है, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होता है वहाँ पे अर्निंग्स भी कम होता है, यानी कि टर्नओवर, यानी कि बेनिफिट्स भी कम होता है। तो रशिया जो था वो 1980s आते आते इकोनॉमिकली थोड़ा वीक बन गया। और यहाँ पे एक बात मैं भूल गया बताना आप सभी को, क्या हुआ था कि दोनों देशों के बीच में सेटेलाइट का रेस भी चल रहा था, ठीक है। सेटेलाइट मतलब स्पेस रेस चल रहा था। बेसिकली ये स्पेस रेस जो था, यहाँ पे
रशिया आगे था, क्योंकि रशिया ने 1955 में उनका फर्स्ट सैटेलाइट जो था वो स्पुतनिक 1 स्पेस में भेज दिया था। तो रशिया लगभग बहुत आगे था, और रशिया ने फर्स्ट ह्यूमन बीइंग को भी स्पेस में भेजा था। ठीक है, ये बात बहुत ही ज़रूरी है, आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग जाके एग्ज़ाम में गलती करके आते हैं कि फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जो है वो स्पेस में यूएस ने भेजा था, हालांकि ये नहीं है। एक्चुअली में क्या हुआ था कि यूएसएसआर ने स्पेस में फर्स्ट ह्यूमन बीइंग भेजा था, पर यूएस ने बाजी कैसे मार ली? ऐसे मार ली भैया कि यूएस ने चांद पे इंसान को भेज दिया। तो लगभग एक ही दाव पेच खेल के पूरा स्पेस रेस ही जीत गया यूएस ने। ठीक है, तो इकोनॉमिकली अभी रशिया जो था वो वीक हो रहा था, इकोनॉमिकली वीक हो रहा था। अब क्या होता है कि वहाँ पे निकिता क्रुश्चेव जो था उसका डेथ होता है, जो रशिया का लीडर था पहले का। ठीक है, उसका डेथ होता है। उसका डेथ होने के तुरंत बाद कौन पावर पे आता है? निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, निकिता क्रुश्चेव जो था वो पावर पे आता है रशिया का, और वो थोड़ा बहुत डेमोक्रेटिक टाइप का मतलब इंसान था। ठीक है, तो उसने बहुत सारे चेंजेस लाए, रिफॉर्म्स लाए रशिया में, ताकि वो रेवेन्यू आ सके, पैसा आ सके, ऐसा कुछ बहुत सारा रिफॉर्म्स लाया। और निकिता क्रुश्चेव ने क्या किया कि पहले जो मतलब कम्युनिज्म का जो मतलब सिस्टम था ना, वो था कि लीडर एक से मतलब एक गांव में काउंसिल हुआ करता था, उससे उभर उभर के आते थे। पर निकिता क्रुश्चेव जब आया तो उसने वोटिंग सिस्टम करा दिया कम्युनिज्म के अंदर ही, वोटिंग सिस्टम करा दिया। वोटिंग सिस्टम करा के वहाँ पे कम्युनिस्ट मतलब इसका मतलब ये था, जो भी कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर था, ठीक है, मान लीजिए कि ये ए और बी दोनों ही कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है, पर दोनों मतलब वो स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पे नेता बनना चाहता था। तो क्या हुआ था कि निकिता क्रुश्चेव में ऐसा सिस्टम बनाया कि जो भी इन दोनों में से ज़्यादा कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर का वोट जीतेगा वो नेशनल लेवल पे आएगा। ठीक है, ऐसा बना दिया था। और उसके बाद क्या किया कि पहले क्या होता था कि रशिया में कोई भी मतलब न्यूज़पेपर हो, टेलीविज़न हो, ये सब बहुत रिस्ट्रिक्टेड था लेनिन और निकिता क्रुश्चेव इन सब की लीडरशिप के अंदर। वो नहीं चाहते थे कि बाहर की कोई भी बातें रशिया के अंदर पहुँचे। जब निकिता क्रुश्चेव आया तो थोड़ा बहुत लिबरल था, तो उसने मतलब थोड़ा ओपन कर दिया। जो सेंसरशिप ऑफ न्यूज़ था, जो सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर छापने का जो था, वो सब अपने कंट्रोल से थोड़ा ढीला कर दिया ताकि बातें पहुंच सके। और क्या हुआ कि जब ये सब ढीला कर दिया तो लोग तो सर यार भैया न्यूज़पेपर आता है तो मतलब वहाँ पे फैक्ट्स लिखा जाता है, वहाँ पे लिखा जाता है कि डेमोक्रेसी कैसे वर्क करता है, कैपिटलिज्म कैसे वर्क करता है, और यूएस का इकोनॉमी कैसा है, उनका सपोर्टर्स कैसा है, ये सब तो आता ही होगा, बेसिकली बात है। तो ये सब देखने के बाद क्या हुआ कि रशिया में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। वो लोग भी चाहते थे कि डेमोक्रेसी आए उनके देश में, पर ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि क्या हुआ कि निकिता क्रुश्चेव ने फाइनली 1992 आते आते नेगोशिएट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रशिया इकोनॉमिकली वीक हो गया था। जब नेगोशिएट स्टार्ट हुआ तो बेसिकली दोनों देशों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ गया। जब 1992 में बहुत अंडरस्टैंडिंग आ गया, तो वार के जो प्रॉब्लम जो फेस कर रहे थे कि वार होने ही वाला था, वो सब ख़त्म हो गया। तो 1992 में कोल्ड वार ख़त्म होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी ने समझ लिया होगा कि कोल्ड वार कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, और कैसे ख़त्म हुआ। ठीक है, थैंक यू, यही बोल के मैं आपसे विदाई लेता हूँ। सब्सक्राइब कीजिएगा, देखते रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज।